Good morning and a very warm welcome to Aaj Savere. Courage is one very important core value in each of our lives. Let's begin with this thought for the day. Motivational guru Peter Drucker says, in every success story, you will find someone who has made a courageous decision. It's said that no one can stop an idea whose time has come. And our guest today has done an innovation in the online hotel booking space and has created a brand called Oyo Rooms. Please welcome its founder, Ritesh Agarwal. Ritesh, good morning. Thank you so much for having me here. Pleasure is entirely ours, but a confusion that I have at the start of this conversation is, what is the best way to introduce Ritesh? A young entrepreneur, college dropout, job creator, TL fellow. What's the one word that describes you the best? A young Indian individual trying to solve one of the many problems this country has. So I think a lot of these are just enablers to get there, but I think that's probably one of the easiest ways of putting it. So do define the problem that you identified, which motivated you to find answers using technology, innovation. तो ये 12वीं कक्षा के बाद की बात है, तो ज़्यादा समय पहले नहीं है. उस समय एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हमें नज़र आई कि हमारे देश में एक साइड में तो ट्रैवलर्स और सिटी ड्वेलर्स बहुत सारे हैं जिनको अच्छी क्वालिटी की होटल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो देश में आज हमारे 600 मिलियन लोग ट्रेन में जाते हैं. आप ट्रेन में कभी भी जाएं एकदम भरी हुई रहती है. हम अभी इंदौर से आए पिछले हफ्ते, फुली सोल्ड आउट, मतलब एक भी सीट मिलना बहुत मुश्किल. ऑन द अदर हैंड होटल्स भी आप देखें हर शहर में बहुत सारी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, इन गेस्ट को इन होटल्स पे भरोसा नहीं है क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. और होटल्स चाहते हैं गेस्ट उनके पास में आए, बट उन्हें पता नहीं क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन में क्या करने की ज़रूरत है. तो हमें लगा ये एक छोटी सी चीज़ है जो इन गेस्ट्स को और हमारे होटल ओनर्स को एक दूसरे से मिलने से रोक रही है. और हमारा बस एक ही छोटा सा काम है, हम होटल्स पार्टनर्स तक जाकर के उन्हें पार्टनर करें, उनको स्टैंडर्डाइज करें जिससे कि गेस्ट को वो पसंद आए और गेस्ट को होटल ओनर से मिलाएं. तो ये तीन ही काम करते हैं और उस पर स्टैंडर्डाइजेशन हमारा कोर प्रोपोजिशन है. इससे हमने शुरुआत की थी कि स्टैंडर्डाइजेशन हम लेके आएंगे. इसका शुरुआत बड़ी सिंपल तरीके से हुआ. 3.5 महीने हर रोज़ मैं जाकर के नए बेड एंड ब्रेकफास्ट, गेस्ट हाउस एट्सेट्रा में रहता था. हम ईमेल लिखते थे सबको कि क्या आप हमें फ्री में ठहरा सकते हैं क्या एक दिन. मोस्ट ऑफ द पीपल वुड रिस्पॉन्ड विथ नो, बट सम सेड येस, एंड दोज आर द पीपल आई बिकेम गेस्ट्स ऑफ. एंड वन ऑफ देम, मिस्टर राजेश यादव, बिकेम आवर फर्स्ट पार्टनर, हु सेड दैट ठीक है, आपकी आइडिया मुझे ठीक लग रही है, अभी आप मेरी प्रॉपर्टी को स्टैंडर्डाइज करें, पर पैसे आप लगाएंगे, नफ़ा हुआ तो दोनों का, नुकसान हुआ तो आपका. मैंने बोला कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है. उस दिन से लेके आज तक ये हमारे बिजनेस का मूल भाव बनते रहा है. अगर बात करें कैसे इसमें रेवेन्यू जनरेशन होता है, और क्या आप कहेंगे कि आप एक इंटरमीडियरी नहीं है होटल और कस्टमर के बीच में, एक पार्टनर हैं? करेक्ट. तो बहुत सिंपल चीज़ है. हम हमारे कंज्यूमर के लिए एक होटल ब्रांड है और हम हमारे होटल पार्टनर्स के लिए एक होटल ओनरशिप एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है. यानी कि हमारे जो गेस्ट्स होते हैं उनको हम बहुत ही डिलाइटफुल और लव्ड एक्सपीरियंसेस लेकर के आते हैं मार्केट से अफोर्डेबल प्राइसेस में. तो अच्छे दाम में सर्विसेज जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंटली बेटर हैं उस प्राइस से, उन होटल्स के साथ में पार्टनर करके और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ओनरशिप लेके. तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे रेगुलर ऑडिट्स करवाना, वहाँ पे हम लोग को इन्वेस्ट करना कि हम प्रॉपर्टी को स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करें एंड सो ऑन. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश में जो काफ़ी लोग नहीं समझते हैं. हमारे देश में दो ही बड़ी एसेट्स की रिस्पेक्ट है. एक ज्वेलरी, सोना चांदी कुछ मिले, दूसरा ज़मीन और रियल एस्टेट. और उस कारण से काफ़ी हमारे होटल पार्टनर्स जो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के पास में रियल एस्टेट होता है. ओयो उनके लिए पार्टनर है कि उस रियल एस्टेट का सबसे बेस्ट रिटर्न कैसे जनरेट करके दिया जा सके. तो हम वो होटल पार्टनर्स के लिए और गेस्ट के लिए हम लोग होटल ब्रांड हैं जो कि ये सर्विस डिलीवर करते हुए सही प्राइस चार्ज करते हैं. कस्टमर के एक्सपीरियंसेस क्या रहे जब आप मिलते हैं कस्टमर से, तो क्या कहते हैं वो आपको? हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे गेस्ट हमारे लिए क्या बोलते हैं. हमें हर रोज़ 7 से 8 ईमेल्स या नोट्स आती हैं कि आप लोगों की सर्विस के कारण हमारे बच्चे बड़े खुश हुए. हम आज के दिन में पहले पटियाला आते थे तो रात को रुकते नहीं थे, बट आज पटियाला हम रात को रुकने लग गए हैं क्योंकि अभी हमें पता है कि सर्विसेज अच्छी हो गई हैं. हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात वही होती है कि लोग हमें ये बोलते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा सर्विस हमारे देश में मिलेगा, हमने कभी नहीं सोचा था.
आपको लगता है कि अब जो मार्केट प्लेस है और टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत परकुलेट कर गई है, स्टिफ कंपटीशन है? एक तो हम समझते हैं कि कंपटीशन जितना हो उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा मिशन कभी ये नहीं रहा है कि हम बिजनेस बहुत अच्छा बना लें, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। सबसे मेजर हमारा फोकस है कि इस देश में किसी भी इंसान के लिए होटल जाना इतनी मुश्किल की चीज नहीं होनी चाहिए। It took us so long to actually have this idea being implemented on the ground. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोट भी है कि सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। Yes. कि आप अगर कॉम्प्लिकेटेड चीजें खोजना चाहें तो बहुत आसान है, बट जो सिंपल चीजें खोजना बहुत मुश्किल है। हर इंसान को पता है कि इस देश में साफ सुथरे कमरे मिलना मुश्किल है, जो अच्छी क्वालिटी की एक्सपीरियंस हो, बट किसी ने भी इसकी तरफ उस डायरेक्शन पे एक रियल अटेम्प्ट नहीं किया। तो कई बार तो मैं अपने आप को लकी भी मानता हूं कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली और मेरे को इतने अच्छे पार्टनर्स मिले जिन्होंने साथ में मिलकर मुझे सपोर्ट किया कि हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी इनकरेज करते हैं यंगस्टर्स को कि वह जॉब क्रिएटर बने, लेकिन थोड़ा गाइड कीजिए व्यूअर्स को कि जॉब क्रिएटर कैसे बना जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जॉब क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से कि आज के दिन में हमारे जो नौजवान हैं, मैं आपको एक छोटी उदाहरण देता हूं। हमारी एक रिजर्वेशंस टीम है, फ्रंट ऑफिस जो कंज्यूमर की सर्विस और इन सब क्वेरीज को मैनेज करती हैं। तो आप इमेजिन करें अगर आप उन्हें 15 साल पहले उसी टीम में किसी को जाके पूछते कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, तो शायद जवाब आता कि मैं कॉर्पोरेट में काफी आगे जाना चाहता हूं, या जवाब होता सरकारी नौकरी मिल जाए, या ऐसी कोई चीज होती। आज जब मैं अपनी टीम से बात करता हूं, वो बोलते हैं कि मैं अब आगे चल के आपसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा, है ना। तो आज के दिन में हमारे नौजवानों की सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एनर्जी और उसके साथ उत्साह कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, वो बहुत ज्यादा है। और पेरेंट्स भी अडेप्ट कर रहे हैं बदलते बदलाव को। मुझे लगता है कि पेरेंट्स एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस है। जैसे हमारे पेरेंट्स थे तो उन्हें समझाने में बहुत मेहनत लगी, ऐसी बहुत आसान नहीं था। तो मैं आपको बताता हूँ उस समय मेरी डिस्कशन क्या थी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने सोचा कि मुझे अगर आगे चल के जिंदगी में लाखों लोगों को कन्विंस करना है कि ये सही चीज है, तो अपने पेरेंट्स को तो कन्विंस करना सबसे आसान होना चाहिए मेरे लिए। बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने उस तरह से एक चैलेंज की तरह लिया उसे। मैंने अपने पेरेंट्स को जाके ये बताया कि देखिए मैं अभी 12वीं कक्षा से बाहर निकला हूं, बहुत लोग 1 साल का गैप ईयर लेते हैं, आप ये माने कि मेरा गैप ईयर है, अगर नहीं कुछ अच्छा कर पाता हूं तो मैं वापस कॉलेज चले जाऊंगा। तो उन्हें लगा कि चलो ये लॉजिकल है, बट एट द सेम टाइम अच्छी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने डायस में खड़े होकर ये बोला कि मैं रितेश को सुन करके बहुत खुशी हुई, उस दिन मेरी माता जी का मेरे पास एक मैसेज आया, बहुत मतलब 1.5 साल के बाद में, कि मुझे इतना गर्व हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हम बहुत छोटी जगह से हेल करते हैं। तो हमारे लिए ऐसा है कि आज पेरेंट्स, पहले हम उड़ीसा के सदर्न पार्ट से थे, उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर से, बट अभी फैमिली हमारी भुवनेश्वर में रहती है और वहां पे हमारे घर से पास में कोयो का बोर्ड दिखाई देता है। अच्छा। तो उनके लिए वही बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो उसके आगे जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे फैमिली को बहुत गर्व हुआ। तो मैं इमेजिन कर सकता हूं जब देश में बहुत सारे नौजवानों के घर में उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ये ठीक चीज है, तो शायद हम हमारे बच्चों को ये करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। आज जिन्होंने ये सफलता पाई है वे सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, एक प्रकार से एडवेंचर उनकी प्रकृति का हिस्सा है, तब जाकर के होता है। स्टार्टर की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है। तो आप ये मानेंगे कि इस बदलते समय में जहां पे अब टेक्नोलॉजी है और यंगस्टर्स का रिस्क एपिटाइट भी बड़ा है, तो चाहे कोई रेडी भी चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, वह भी एक सफल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बन सकता है। आज के दिन में मेरा भरोसा ये है कि वो जो इंसान है जो छोटा बिजनेस कर रहा है, वो इंसान की एक्चुअली सक्सेस की भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो आज के दिन में उस बैकग्राउंड से नहीं आता है। तो मैंने ओयो शुरू करने के पहले मैं कम से कम 10 बार फेल हुआ हूँ, छोटी छोटी चीज करते हुए। कभी मैं ट्रैवल एजेंसी चलाने की कोशिश किया, कभी मैंने सिम कार्ड बेचने की कोशिश की, उन सब में रीजनेबल सक्सेस आया, पर उनसे काफी सीख मिली। आप उन्हें इनकरेज कर रहे हैं कि फेलियर से ना डरें, उससे कुछ ना कुछ सीखें। करेक्ट। और देखिए फेलियर के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है ये कि फेलियर जो है ना वो एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, जिसका मतलब आप हर रोज फेल होंगे, बट उससे आपको लगेगा कि अच्छा मैं और क्या ट्राई करूं जिससे सक्सेस हो। आज भी अगर आप बोलें तो
एक तरीके से आप जैसे बोल रहे हैं कि हमने काफ़ी अच्छा किया, बट मैं आपको बता नहीं सकता कि हम तैयारी कर रहे हैं बड़ी से बड़ी फेलियर की। हम कोशिश करते हैं कि हम फेल हों, ताकि अगर हम फेल हो जाएं तो हम जल्दी सीख जाते हैं कि क्या गलतियां नहीं करनी है, और उसके बाद हम सक्सेस की तरफ बढ़ते चलते हैं। तो क्या रितेश को भी कभी डर लगा? कोई भी अच्छी चीज़ आसानी से नहीं आती है। मैं आपको बताता हूँ, जब हमने शुरुआत की थी, पॉकेट मनी तो बहुत कम मिलता है फैमिली से जब आप पढ़ाई लिखाई करने बाहर आए हुए हैं। तो हम दिल्ली में एक बरसाती में रहते थे, और बहुत एक्साइटिंग नहीं होता है वहाँ पे रहना। तो उस समय से लेकर के फिर एक समय जेब में पैसे ख़त्म हो गए, रात को फैमिली को फ़ोन किया, उस दिन थोड़े ही पैसे बाकी थे, फ़ोन किया, बट फिर कुछ बोल नहीं पाई। अगर बोलते तो वो पहली चीज़ बोलते कि ट्रेन पकड़ो बेटा और वापस आ जाओ। तो उस पूरे समय के अंदर में मैं चाहता हूँ कि जो भी इस जर्नी में अभी अगर ऑलरेडी चल रहा है, अगर व्यूअर्स में या फिर जो भी हमें सुन रहे हैं, आप ये याद रखें कि वो सिचुएशन सबसे एक्साइटिंग समय होता है, क्योंकि वापस पीछे देख करके मुझे लगता है कि वो अगर दिन नहीं होते तो शायद ये जर्नी एक्साइटिंग नहीं होती, या आगे चल के वो जर्नी और एक्साइटिंग बनाने में मज़ा नहीं आता। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप ये जर्नी शुरू कर रहे हैं, कभी इस तरीके की मुसीबतों से डरे ना। आप ये याद रखें कि अगर आप इनफ फाइट करोगे तो कहीं ना कहीं सवेरा ज़रूर है, शायद दूर में दिखाई देगा, बट है ज़रूर। हम बात कर रहे हैं रितेश अग्रवाल के साथ। हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जैसे सूट टाइप, यू नो, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सही। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। Welcome back. Our guest today, Ritesh Agarwal, founder of OYO Rooms. जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज हायर करते हैं, इंटरव्यू में आप आखिरकार क्या पूछते हैं? एक चीज़ होती है स्किल सेट, कि अगर मैं हॉस्पिटैलिटी में हूँ तो मेरी सर्विस की एटीट्यूड कैसी है, अगर मैं टेक्नोलॉजी में हूँ तो मेरी टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। हम वो चीज़ को ना एक तरीके से मानते हैं कि वो तो मिनिमम स्टैंडर्ड है, हम उस पर ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं। अगर वो कम भी है तो हम उस पर ओके हैं। हमें सिर्फ एक छोटी चीज़ का बहुत अपेक्षा होती है, जो कि होता है एटीट्यूड, कि क्या ज़िंदगी में हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हम जो काम करें उसे हम लोगों को दिखाएं और लोग बोलें कि वाह क्या काम किया। क्या उससे हमें ज़्यादा मज़ा आता है, कि क्या हमें उस चीज़ की कोई अपेक्षा ही नहीं है, क्या हमें कोई इंटरेस्ट ही, उतनी एम्बिशन है कि नहीं है। उसके आगे जो स्किल सेट है हमारे कंपनी का कल्चरली ये मानना है कि वो लोगों तक लेकर के आना उतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जितना एटीट्यूड लाना मुश्किल है। तो वो हमारे लिए बहुत कोर ट्रेट होता है, एटीट्यूड। पर क्या 9 से 5 की नौकरी भी एक अब गुजरे जमाने की बात हो गई है? खासतौर पे अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो रितेश की अब डेली रूटीन क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो 9 से 5 की जो जॉब है ना, उसको अगर आप एक तरीके से सोचें तो वो एक बहुत ही पेनफुल तरीका है, क्योंकि आप उस पर 9 से 5 काम तो करते हैं बट नाराज होके करते हैं। अगर आपको ऐसा काम मिले जो कि आप जिंदगी भर करना चाहते थे, तो आप तो 5 बजे अगर घर आओगे तो निराश हो जाओगे, आप बोलोगे मुझे ज़्यादा करना था क्योंकि मैं तो यही करना चाहता था। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको कॉलेज के समय में वॉलीबॉल खेलना बड़ा पसंद था और आप बड़े ज़्यादा खेलते थे, आप इमेजिन करिए कि आपका अगर
आपने बिजनेस शुरू किया वॉलीबॉल का, तो उसके बाद में आपको कोई परेशानी होगी 9 से 5 में, आप बोलेंगे मेरे को थोड़ा ज्यादा करना था, मैं घर जल्दी क्यों आ गया। पर अगर पैशन में मजा तो है लेकिन पैसा उतना नहीं है, फिर तो वही चीज है कि जो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है वो आपको पैशन में पैसा ला करके देती है, हालांकि बहुत समय बाद, और उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप 4 भाई बहन थे और आप सबसे छोटे, जब पहले 3 ने इंजीनियरिंग कर ली तो क्या युवा रितेश पे बहुत दबाव था कि ये भी इंजीनियरिंग करें, या कोई दबाव नहीं था? देखिए, हमारी फैमिली में जो 2 बड़ी बहन, 1 बड़े भाई, सबने बहुत अच्छा किया था जिंदगी में, और वो सबसे बड़ी बहन तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह थी कि अगर उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किया है तो हमें भी अभी उस रास्ते में ही चलना है। तो दबाव थोड़ा बहुत तो था, बट फैमिली के साइड से ये भी था कि अगर 3 बच्चों ने अच्छा कर लिया है तो जो सबसे छोटा होता है उसको थोड़ा छूट भी ज्यादा मिलता है, तो हमें छूट ज्यादा मिली, बट उसी के साथ साथ काफी फैमिली का सपोर्ट भी मिला। तो दबाव तो था, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं उसी चीज पे वापस जाता हूँ कि इसे एक चुनौती की तरह देखना चाहिए कि अगर आपको वो करना है, तो अगर आप दुनिया में लाखों लोगों को आपको कन्विंस करना है, तो आपकी फैमिली तो सबसे लिमिटेड लोग हैं जिनको आप कन्विंस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो थोड़ा बताइए व्यूअर्स को, आप तो साउथ उड़ीसा में जन्मे और 10वीं तक आपने उड़ीसा में ही पढ़ाई की, तो स्कूल की कोई यादें जो आप ताज़ा करना चाहें? एक तो सबसे पहले अच्छी बात ये थी कि स्कूल के अंदर में हम एजुकेशन थोड़ी बहुत मतलब अच्छे ग्रेड्स लेकर के आते थे, पर उसी के साथ साथ हमें हर तरीके की नई चीज़ें करने में बहुत रुचि होती थी। तो हम डिबेट करने जाते थे, हम एक्सटेम्पोर स्पीच करते थे, थोड़ी बहुत स्किट करते थे, हमें इन चीज़ों में बहुत रुचि थी। तो वो बचपन की जो चीज़ थी, उसी के साथ साथ हम साइड में समर्स के समय में कभी सिम कार्ड का बिजनेस कर लिया, कभी ट्रैवल एजेंट बन गया, ऐसी भी चीज़ें करते रहते थे। तो हमें उस समय ये नहीं पता था कि ये एंटरप्रेन्योरियल क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, बट हमें ये बड़ी खुशी होती थी कि जो नई नई चीज़ें हम कर रहे हैं, इससे जिस तरीके से हम न्यू एज तरीके से सॉल्व करते हैं वो कंज्यूमर्स को बहुत पसंद आता है, और हम आगे चल के करना चाहते थे। अब ऑफ कोर्स वन थिंग लेड टू अनदर, और आज हम को अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम आगे चल के, आज मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर लिया, हम आज शुरुआत के दौर पे हैं, 1-2% है जो हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं उस पर, बट उस दौर तक आने में उसका शायद बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कि बचपन में हमने इस तरह की काफ़ी सारी अलग चीज़ें की। 2008 में जब 10वीं आपने कर ली तो 2009 में आप राजस्थान गए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोटा वहां पर एक शैक्षिक नगरी है। तो कोटा क्यों गए रितेश अग्रवाल? माता जी हमारी हमेशा एजुकेशन की तरफ बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होती थी कि आपको एजुकेशन हमेशा अच्छे से करना है। उन्होंने बोला कि तुम जितने ज़्यादा दूर जा सकते हो उतने ज़्यादा दूर जाओ ताकि तुम एजुकेशन पे ध्यान देंगे। तो न्यूज़पेपर्स में हमेशा कोटा के न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, आप भी देखते हैं, पहले 5-6 पेपर्स वही होते हैं। तो मैंने सोचा अगर इतना न्यूज़ आ रहा है और बच्चे वहाँ पे इतना अच्छा कर रहे हैं तो कुछ तो बहुत ही अलग नगरी होगी, तो वहाँ पे जाना चाहिए। तो हम इस तरह के एडवेंचरस शायद उसी समय से थे जी। और क्रेडिट टू माय फैमिली कि उन्होंने तब बोला कि चलो ठीक है, 2 साल के लिए तो जाना है, हम आपको सपोर्ट करेंगे जाने के लिए। तो उस कारण से हम कोटा आए। हमारे लिए तो बचपन में ऐसा था कि राजस्थान में सिर्फ सैंड ड्यून्स होगी हर जगह, तो ऑफ कोर्स बड़े होते होते समझ में आ गया था कि डेजर्ट सिर्फ कोने में, बट वो बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। तो 11वीं-12वीं आपने फिर कोटा से की जी। उसके बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रितेश के करियर में थियल फेलोशिप, और रितेश पहले रेजिडेंट एशियन जिनको ये फेलोशिप मिली। थोड़ा बताइए थियल फेलोशिप क्या थी और आपको कैसे पता चला इसके बारे में? सो थियल फेलोशिप पीटर थियल नाम के उनके जो फाउंडर हैं, पीटर थियल फेसबुक के पहले इन्वेस्टर थे, अभी डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में बहुत क्लोजली सपोर्ट करते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन की तरह थे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अनकन्वेंशनल कंपनीज हैं उन्हें सपोर्ट किया सक्सेस की तरफ जाने के लिए। मेरे से पहले कोई भी रेसिडेंट इंडियन कभी भी फेलो नहीं बना था, तो हमें वैसे भी एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी कि हम फेलो बनेंगे कि आपको पता कैसे चला कि इस तरह की फेलोशिप है? तो हमारे एक मित्र हैं उड़ीसा के, अपूर्व मिश्रा नाम के, उन्होंने बताया कि ऐसी एक फेलोशिप है और आप इसे अप्लाई करें। तो हमने बोला ठीक है, हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते समय बहुत ही लंबी फॉर्म होती है, उसके क्वेश्चंस बहुत एक्साइटिंग थे। मुझे ऐसी क्वेश्चन किसी ने कभी नहीं पूछी थी। तो एक क्वेश्चन ऐसा था, व्हाट इज योर कंट्रेरियन व्यू विच एवरीवन फील्स इज कंट्रेरियन बट इट इज नॉट सो मच, यानी कि आप क्या ऐसा सोचते हैं जो सबको लगता है कि गलत है बट आपको लगता है ठीक है। अगर आपके पास में पैसों की कभी अभाव ही ना हो तो आप दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे? क्या एंटी एजिंग सॉल्व करना चाहोगे? क्या दुनिया में रोड्स बेहतर बनवाना चाहोगे? आप क्या करना चाहोगे? ऐसी क्वेश्चन हमें कोई पूछता ही नहीं था।
शायद किसी ने वो लायक ही नहीं समझा हमें कि ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे, तो हमें इतनी खुशी होती थी कि ऐसे आंसर, हमने सोचा कि अगर नहीं भी होगा तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन या आंसर लिखने में बड़ी खुशी है कि अगर कोई पढ़ेगा इस क्वेश्चन को तो हमने जिंदगी में कुछ अच्छा किया है। लेकिन ये जरूरी था फेलोशिप के लिए कमिट करना कि आप कॉलेज नहीं करेंगे, आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं होता कि आप जिंदगी भर नहीं करेंगे, बट 2 साल के लिए कमिट करना जरूरी होता है कि आप 2 साल जो है फेलोशिप आपको 60 लाख रुपए देगा कि आपको और उसके साथ साथ पूरा सपोर्ट देगा कैलिफोर्निया में कि हम आपको बड़ी कंपनी से एक्सपोज करेंगे और ये सब। बट ऑन द अदर हैंड आप वो 2 साल कमिटमेंट देके अपने प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे, ना कि मैं कॉलेज भी कर रहा हूं और इस साइड में कर रहा हूं। तो जो सवाल पूछा गया था उस फॉर्म में कि आपके पास कोई ऐसा विचार है जो आपके दिल के बहुत करीब है लेकिन आसपास कोई नहीं मानता, क्या लिखा आपने? ये शायद उस समय के लिए आसपास कोई नहीं मानता सच होगा, बट आज नहीं होगा। मैंने उस समय ये आंसर लिखा था। ये बहुत खुशी हो रही है मुझे कि पहली बार किसी ने पूछा भी ये वाला सवाल उस क्वेश्चन के बाहर। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि नौजवानों के लिए एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस और एक ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस आर द ओनली वेज ऑफ लर्निंग, राइट? और वो लर्निंग को हम लोग सब किसी ना किसी तरीके से वैल्यू करते हैं, या तो सैलरी की तरह वैल्यू करते हैं, या तो बड़ी रिस्क्स लेते हैं उन लोगों पे। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आप रोड कॉन्ट्रैक्टर बने तो आपकी एक्सपीरियंस कितनी है, तो वो एक्सपीरियंस को हम उस तरीके से मानते हैं। मेरा सिर्फ एक कंट्रेरियन व्यू था उसमें। एक बहुत ही अच्छी कोट है जिसे बोला था बहुत पहले किसी ने कि आई नेवर लेट कॉलेज इंटरफियर विथ माई एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो तो बहुत तरीकों से हो सकता है, कॉलेज उसमें एक तरीका है और बहुत रिस्पेक्टेबल तरीका है, बट वो उनमें से एक तरीका है। तो एजुकेशन नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, शायद कॉलेज कॉम्प्रोमाइजेबल है। और मैंने बस ये बोला था कि मेरे को लगता है कि जो आगे चल के लोगों की एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग को जज की जाए वो उनकी एजुकेशन से जज की जाए, नॉट कॉलेज और वर्क एक्सपीरियंस। यानी कि मेरे पास अगर आप वर्क एक्सपीरियंस वैसे पूछें तो शायद ओयो के पहले कभी फॉर्मल वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, बट अगर आप पूछें कि एजुकेशनल एक्सपीरियंस शायद 6 साल का था, क्योंकि 6 साल तक मैं कुछ ना कुछ हर साल अलग बिजनेसेस चला रहा था और उन सब में फेल और सक्सेसफुल और अर्निंग की एजुकेशन थी मेरे को। तो ये मुझे लगता है कि एक कंट्रेरियन व्यू मेरा था, बट शायद आज चीजें बदल रही हैं। Being a young entrepreneur, is it fun or is it handling too much of pressure? I think it is neither. It is of course both. तो थोड़ा प्रेशर भी होता है, थोड़ी खुशी भी होती है, बट देयर इज ऑल्सो ह्यूज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आज आप रिस्पॉन्सिबल हैं काफ़ी चीज़ों के लिए। आपके जो 1800 डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो 2000 होटल मैनेजमेंट टीम है, आपने जो 40,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आप कनेक्ट कर रहे हैं, जो लाखों गेस्ट आपको ट्रस्ट करके आपके पास में आकर के रह रहे हैं, आपके होटल पार्टनर जो अपनी अर्निंग के लिए आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो इन सब लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके पास में, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टीयर करना एक बहुत ही एक्साइटिंग बट एट द सेम टाइम बहुत ही टफ फेज होती है। But I am sincerely enjoying this. Absolutely. So encourage the entrepreneur spirit, and if you were to take a lesson from failure, it is experience. For sharing your experience on the program, thank you so much, Ritesh, and may you continue to provide quality experience to millions of budget travelers. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.